नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आइए शुरू करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास पेपर 2 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास, विशेष तौर पर मध्यकालीन भारत की। यह क्लास में लेकर आया हूं सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह क्लास वह क्लास है जो ऐप पर चलती है, उसकी डेमो क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इतिहास विषय की इस तरह की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, पूरी तरह से नए और अपडेटेड सिलेबस के आधार पर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर इतिहास के सभी कोर्सेज पर 24 अक्टूबर तक दिवाली विशेष सेल चल रही है, ठीक है, जिसके अंतर्गत इतिहास के समस्त कोर्सेज पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर आपको दिया जा रहा है। 51% तक का डिस्काउंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज की इस अद्भुत क्लास में, ठीक है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं? अच्छे, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आवाज आ रही है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, हमने सल्तनत काल के विषय में बात कर ली थी। सल्तनत काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी प्यारे साथियों के साथ साझा की। एक बार हम उन जानकारियों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी चीजें जो है वह क्लियर हो सके और आपको यह भी पता चल सके कि आखिरकार जो है वह सल्तनत काल पढ़ाया कैसे जाता है। ठीक है, चलिए, हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी प्यारे साथियों के साथ में साझा की थी। थोड़ा सा इन बातों को एक बार समझिएगा कि सल्तनत काल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों में हम बात करते हैं तो कुछ अन्य तथ्य जैसे प्रशासन हो गया, न्याय व्यवस्था, ठीक है, राजस्व, भूमि के प्रकार, सैन्य व्यवस्था, तकनीकी विकास, स्थापत्य, साहित्य और शब्दावली। ये टेस्ट रहेगा, ठीक है ना? चलिए, फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सल्तनत काल का प्रशासन दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम, ठीक है। ये था बेसिकली नीति। व्यवहारिक रूप में संभव नहीं हो पाया क्योंकि शासक वर्ग तो मुस्लिमा था लेकिन शासित वर्ग हिंदू था जो बहुसंख्यक था। प्रशासनिक स्वरूप निरंकुश था, पूर्ण था। राज्य का धर्म जो है वह इस्लाम था। इल्तुतमिश और बरनी कहता है दारुल हर्ब यानी कि काफिरों के देश से इसे दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम के देश में बदला नहीं जा सकता है। सल्तनत के अधिकांश शासकों ने खलीफा पैगंबर का उत्तराधिकारी के महत्व को स्वीकार किया था, स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। मुबारक खिलजी एक ऐसा राजा जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, लेकिन खलीफा नाम मात्र की ही था। बेसिकली इन राजाओं ने स्वतंत्र राजाओं की भांति व्यवहार किया था। प्रशासन की पद्धति देखिए, अरबी फारसी पद्धति पर आधारित था। प्रधान सुल्तान होता था, सुल्तान का कार्यालय दारुल खलीफा कहलाता था। 4 सहायक होते थे, सुल्तान के पास कुछ पद होते थे, ये हमने देखा। सुल्तान को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल हुआ करती थी, एक मंत्री परिषद थी। सुल्तान की शक्ति पर नियंत्रण के लिए अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग हुआ करते थे। ये दोनों कौन थे हमने डिटेल में पढ़ा। एक प्रकार के प्रश्न पर चर्चा की, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। हमने प्रशासनिक विभाजन देखा, केंद्र राज्य जिले में बांटा, जिले के बाद तहसील शहर गांव में विभाजन किया, आपने देखा। सल्तनत काल के 4 केंद्रीय विभाग, दीवान वजारत, दीवान अर्ज, दीवान इंसा, दीवान रसालत के बारे में चर्चा करी। दीवान वजारत को बड़े डिटेल में पढ़ा, कौन कौन से अधिकारी होते थे, कौन कौन से पद होते थे। उसके बाद हमने कुछ वजीरों के बारे में चर्चा करी कि सुल्तनत काल के जो कुछ राजा थे इनमें मूल रूप से जो है वह वजीर कौन कौन से हुआ करते थे। क्लियर हो गई। इसके बाद दारुल अर्ज के बारे में बात करी कि सैन्य और रक्षा विभाग था, प्रमुख आरिजी मुमालिक बलबंद ने स्थापित किया। दीवान इंसा, दीवान रसालत, सल्तनत काल के कुछ अधिकारियों के बारे में हमने चर्चा करी, उनके पदों के बारे में चर्चा करी, जैसे अमीर मजलिस उत्सवों का प्रबंधक था, सर ए जानदार, मुतसर्रिफ के बारे में हमने पढ़ा, कोतवाल, खासकेल, दबीर खास, नवीशंदा, बरीद मुमालिक। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कई सारे महत्वपूर्ण अधिकारियों के बारे में आप सभी प्यारे साथियों के साथ परिचर्चाओं को आरंभ किया था। इसके बाद हमने प्रशासनिक विभाजन पढ़ ही लिया था। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, इसके बाद हमने न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में चर्चा करी। आधार कानून था, कानून के 4 स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा, कयास। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने देखे, अधिकारी देखे। रेवेन्यू सिस्टम में 4 प्रकार के कर देखे, उश्र, खराज देखा, जकात, जजिया देखा। भूमि के 5 प्रकार देखे जिसमें हमने खालसा, उशरी, खराजी, रणाका देखी और मदद माश देखी। कुछ शब्दावली जैसे मशाहत, मुकाता, मुक्ता क्या होती है, हासिल, जमा, अबवाब, कारकून क्या होता है। सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करी, केंद्रीय सेना, प्रांतीय सेना, ये सब देखी। वेतन रजिस्टर के बारे में चर्चा करी। सेना का संगठन देखा, सैनिक, सरखेल, सिपह सालार, अमीर, मलिक खान, सुल्तान।
यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है, आपको पता होगा। हमने सल्तनत काल में तकनीकी विकास यानी कि विज्ञान के विषय में चर्चा करी, कहाँ से क्या जानकारी मिलती है, चरखे के बारे में, इसामी के ग्रंथ फुतवाहुस सलातीन के बारे में बात करी, कारखानों के बारे में चर्चा करी। इसके बाद स्थापत्य की बात करी कि क्या क्या स्थापत्य थी, कि मेहराब, मीनार और गुंबदों का प्रयोग प्रारंभ किया, चित्रों के माध्यम से देखा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तुगलक काल के स्थापत्य पर चर्चा करी, लोधी काल के बारे में पढ़ा, इक्ता व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, इक्ता व्यवस्था में कौन कौन से राजाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसके बाद सल्तनत काल में कुछ साहित्य के बारे में चर्चा करी, हसन निजामी, मीर खुर्द, मोहम्मद घोष, निजाम उल मुल्क तूशी के बारे में, विद्यापति, मुल्ला अहमद, जमाली कम्बू की किताबें, अमीर खुसरो को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। यहाँ पर क्या ये बात क्लियर हो गई? अमीर खुसरो की विशेषताओं के बारे में बताया मैंने आपको, अमीर खुसरो ने कौन कौन सी किताबें लिखी, उनमें क्या क्या जानकारी मिलती है वो बताया। शुद्ध शब्दावली के बारे में चर्चा करी, क्या होती है खिदमती, कुशक क्या है, क्षमा क्या है, मुस्लिमों के 5 स्तंभों के बारे में परिचर्चा की थी। तो इस प्रकार हमने यह बातें आप सभी के साथ की। आइए सल्तनत काल का एक टेस्ट आप सबके लिए रखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्या है हमारे मध्य में रखा जाने वाला पहला प्रश्न? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वह असत्य है? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, हरिहर प्रथम ने दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। सभी सही है और अनुत्तरित प्रश्न है। क्योंकि यह क्लास यूट्यूब पर भी जाएगी तो आप सभी प्यारे साथियों के साथ कह दूं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमारी सारी कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है सर, याद रखना बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं कराया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वह इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। 1504 में जो है वह सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी। हरिहर और बुक्का दो नाम आते हैं, इनके द्वारा 1336 ईस्वी में दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ ना का जवाब दीजिएगा। चलिए, और यह घटना जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। क्लियर? अगला, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। युद्ध के दौरान लूटे गए माल का 1/6। अब देखो, सब चीजें छोड़ो, एक बार प्रश्न की गहराई को समझिए। प्रश्न की गहराई क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न कहना चाह रहा है कि कौन सा कर जो है वह युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था। खराज, कुम्स, जकात, जजिया और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत अच्छे से सवाल का जवाब देने का प्रयास करिए। यह महत्वपूर्ण सवाल है, विशेष तौर पर आप सभी प्यारे साथियों के लिए। कृपया जवाब दीजिए। हमने देखा कि जो युद्ध में लूटा गया माल होता है, खानों से प्राप्त धन होता है, या कोई उत्तराधिकार के संदर्भ में कोई मामला हो जाता है, जमीन में गड़ा हुआ धन होता है, तो इसे हम खुम्स कहते हैं। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं? खम्स कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? खराज, जकात और जजिया यह अलग प्रकार के कर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत में किस वंश की विशेषता रही है? अष्टभुजाकार आकृति यानी कि 8 भुजाओं में बटा हुआ मकबरा। ठीक है, आप याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था मकबरों का स्वर्ण काल। यह जो है यह आपके क्या होता है? यह होता है अष्टभुजाकार मकबरा। और हमारे इतिहास में जब भी हम अष्टभुजाकार मकबरे के बारे में चर्चा करते हैं तो सामान्य तौर पर यह लोधी राजवंश की विशेषता रहती है। ठीक है, लोधी काल को ही मकबरों का काल कहा जाता है। सिकंदर लोधी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण हुआ। लोधी काल के मकबरे जो है उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। सुल्तान के द्वारा बनाए गए अष्टभुजाकार मकबरे और अमीरों के द्वारा बनाए जाने वाले जो हैं वह चतुर्भुजी मकबरे होते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो लोधी सही होगा। लोधी काल को क्या कहते हैं? मकबरों का काल। जिसे हम हमारे इतिहास में सिकंदर लोदी कहते हैं। इस सिकंदर लोदी ने द्विगुंबद प्रणाली की शुरुआत की। द्विगुंबद प्रणाली का मतलब जानते हो आप? द्विगुंबद प्रणाली का मतलब होता है कि एक मकबरा है, उस मकबरे के ऊपर 2 गुंबद बनाए गए हैं। समझ में आ गई क्या?
जैसे जब हम इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो हुमायूं का मकबरा पढ़ेंगे, हुमायूं के मकबरे में द्विगुंबद है, गुंबद के अंदर गुंबद, सेम वही गुंबद आगरा के ताजमहल में, इसीलिए कहा जाता है कि आगरा के ताजमहल की गुंबद की प्रेरणा हमें हुमायूं के मकबरे से ही मिलती है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह और सैनिक कार्यों को अलग करके उनकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अनुत्तरित प्रश्न। कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह और सैनिक कार्यों को अलग कर दिया था। यह प्रश्न मैंने आपको करवाया हुआ है कि उसने मुक्ति और अमीर जो है उनके सैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था, ठीक है, ताकि उनकी शक्ति में वृद्धि नहीं हो सके। केवीएस पीजीटी भर्ती परीक्षा 2018 का सवाल है यह केवीएस पीजीटी भर्ती परीक्षा 2018 का सवाल है। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। समझ में आ गई क्या बात? मोहम्मद बिन तुगलक है। थोड़ा रिवाइज किया करो। आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ाई के साथ हम रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो फिर वहां पर हमारे साथ में थोड़ी बहुत समस्याएं हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ऐसे तो मेरे दोस्त आप सबके जो है वो रजिस्टर भरते जाएंगे, लेकिन आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें रिवीजन करने पर ध्यान देना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। अगला प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? शहनाय मंडी, बरीद और मुन्हीस, सराय और अदल। सही उत्तर का जवाब दीजिए। ए और बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। अनुत्तरित प्रश्न है। हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए, उस बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए सहनाय मंडी की स्थापना करी थी, बरीद और मुन्हीस की स्थापना की थी। सराय अदल जो है ना, यह आपके न्याय का कार्य किया करता था। ये किसका कार्य करता था? यह आपके न्याय का कार्य करता था। समझ में आ गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। और जितने भी व्यापारी हुआ करते थे उन्हें सराय मंडी या शहनाय मंडी के दफ्तर में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और वह लाइसेंस जारी करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया? पान, अफीम, नील और आम। और अनुत्तरित प्रश्न है। सल्तनत काल में एक ऐसी फसल जिसका उपयोग होना शुरू हो गया था। बहुत आराम से जवाब दीजिएगा। सल्तनत काल में मूल रूप से अफीम की खेती प्रारंभ हुई थी। सल्तनत काल की अगर मैं प्रमुख फसलों की बात करता हूं तो गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, तिलहन, नील, जौ, मक्का, बाजरा, पान, अदरक, गरम मसाला, ये कुछ शानदार फसलें हुआ करती थी। लेकिन अफीम जो है इसका यहाँ पर प्रचलन प्रारंभ हो गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, ठीक है। भारत में नील का उत्पादन भी बड़े जबरदस्त तरीके से किया जाता था। नील का उत्पादन सामान्य तौर पे राजस्थान के बयाना और वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में हुआ करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? नील, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। अनुत्तरित प्रश्न है। डायरेक्ट सवाल आता है, यहां पर आप गलती कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन आपके एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहां पर हम सीखने के लिए आते हैं, ये बात हमेशा याद रखा करो। यहां पर हम सीखने के लिए आते हैं। और इतिहास विषय में तो मैं आपको बता दूं, जो आप मेरे साथ जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो एक विश्वास करके रखिएगा, नई वैकेंसी भी आने वाली है, आपको पता ही होगा फर्स्ट ग्रेड की। घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चल रही है, एक और आने वाली है। खूब तैयारी करो, बस मैं यही कहूंगा, ठीक है ना। दिन रात एक कर दो अपने सपने को पूरा करने के लिए। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने शराब पीने पर, जुआ खेलने पर कहीं तरह पर प्रतिबंध लगा दिया था। भांग खाने पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। बिल्कुल सही है मीनाक्षी। अगला सवाल देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। मुहासिबा, मुतालिबा, मुकर्रर तलब और तलब।
स्वीकृत दावे, वैतनिक दावे, लेखे जोखे का ब्यौरा, सरकारी खजाने के दावे। अब ये सवाल जो है ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आजकल मार्केट में क्या है ना, कई सारे ऐसे प्रश्न बैंक आ गए हैं जो ये दावा करते हैं कि वह स्कूल लेक्चरर के पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, वह स्कूल लेक्चरर के पाठ्यक्रम को कतई पूरा नहीं करते। उनमें प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो यूजीसी नेट के प्रश्न भरे पड़े हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? वह यूजीसी नेट का एक अलग लेवल है, और स्कूल लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, पीजीटी के एग्जाम जो होते हैं उनका लेवल अलग हो जाता है। यूजीसी नेट का लेवल जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर है, फर्स्ट ग्रेड का लेवल पीजीटी के बराबर है, तो हमें इतना ज़्यादा हाई क्लास नहीं पढ़ना होता है। यह प्रश्न जो है यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है, तो इसलिए आपको यह परेशानी करेगा। यह प्रश्न मैंने इसीलिए यहाँ पर रखा है, और यह मेरी किताब है, आप देखिएगा, हिंदी इतिहास विषय में है, हिंदी भाषा में है, संपूर्ण भारत, विश्व और राजस्थान का प्रश्न बैंक है, जो कि आपके पीजीटी के पाठ्यक्रम के अनुसार ही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, फिर देरी किस बात की, अब बहुत अच्छे से पढ़िए। मुझे पता है यह सवाल आपको नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, हम थोड़ी ना घबराएंगे, सीखेंगे। देखो, मुहासिवा जो है वह लेखे जोखे का ब्यौरा था, मुतालिबा सरकारी खजाने के दावा थे, मुकर्रर तलब, मुकर्रर यानी कि जो मुकर्रर किए जाते हैं, यानी कि स्वीकृत किए जाते हैं, तो ये स्वीकृत दावे हो गए, और तलब यानी कि वैतनिक दावे हो गए। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गई? घबराना नहीं है, आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंदू जैन है और इस दिवाली मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार ऑफर। इस दिवाली जलाइए ज्ञान के दीप और रचिए अपना इतिहास चंदू सर की क्लास के मंच के साथ में। बिल्कुल, गूगल प्ले स्टोर से आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इतिहास के सभी कोर्सेज पर 51% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सर, यह ऑफर 8 दिन के लिए रहेगा, यानी कि यह ऑफर आपके 17 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसके तहत अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं जो इतिहास की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पीजीटी हो, तो उनके लिए केवल 8,599 का। फर्स्ट ग्रेड का लाइव इतिहास विषय का बैच केवल 5,499, रिकॉर्डेड बैच 4,499 और न्यू टॉपिक स्पेशल बैच 1,999 रुपए का होने वाला है। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल व्याख्याता का बैच जयपुर से लाइव चल रहा है, कंप्लीट लाइव बैच होने वाला है, रिकॉर्डेड नहीं होगा। लाइव का मतलब यह है भैया, कोई पुराना वीडियो 3 साल पुराना नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? नए पाठ्यक्रम के अनुसार है, अपडेटेड है, नई बदलती हुई परीक्षा पद्धति के आधार पर है। इतिहास, कला, संस्कृति फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों यहां पर आपको करवाए जाएंगे। कुल 310 अंकों के लिए यह कोर्स आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जो नए टॉपिक जुड़े हैं, आरपीएससी ने जब 19 तारीख को नया पाठ्यक्रम जारी किया, 19 सितंबर को, तो लगभग 30% सिलेबस इंक्रीज किया गया, तो उसका हमने एक नया टॉपिक स्पेशल बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया है। लाइव फ्रॉम जयपुर स्टूडियो से चल रहा है प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास व्याख्याता का सेकंड पेपर। 19 सितंबर 2025 को नए पाठ्यक्रम में शामिल नए टॉपिक का यह स्पेशल बैच है। इस तरह का राजस्थान में कहीं पर भी कोई दूसरा बैच नहीं है। इसके अलावा 15 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर से आप आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे हिस्ट्री फाउंडेशन है, फर्स्ट ग्रेड का इतिहास पेपर 2 है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पेपर 2 रिकॉर्डेड है, लाइव है, टॉपिक स्पेशल लाइव बैच है, इतिहास दर्शन का बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए। क्लियर हो गई? यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। इसके अलावा सेकंड ग्रेड एसएसटी है, फर्स्ट ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पीजीटी हिस्ट्री टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, प्राचीन भारत लाइव और रिकॉर्डेड है, मध्य आधुनिक विश्व इतिहास है, यूपी टीजीटी है, नोट्स हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, सब तरह के कोर्स यहाँ पर आपको मिलने वाले। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप हमें 8802060952 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यह शानदार ऑफर आपके लिए लेकर आया हूं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। याद रखिएगा, 8 दिन का यह ऑफर है, 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो कैसी लगी यह जानकारी आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये बात याद रखना, निम्नलिखित में से बलवन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के लिए कौन सा वक्तव्य जो है वह सही है? बलवन ने सैनिकों की संख्या और उनके वेतन और परिलाभों में वृद्धि की। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना की एक्सरसाइज पर बारंबारता पर बल दिया। बलवन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा।
अपने मालिकों को कूच करने से पहले केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। सही विषय की जानकारी देखो, अब देखो जब हम बलबन के बारे में पढ़ते हैं तो अपने पता है कि बलबन जो है उसने एक सैनिक विभाग की स्थापना की थी, सैनिक विभाग की स्थापना की, और इसे हम कहते हैं दीवान ए अर्ज। ठीक है सर, ये सैनिक विभाग जो है इसके माध्यम से उसने सैन्य शक्ति में वृद्धि करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पर देखिए, सैनिकों की संख्या और उनके पदों और परिलाभों में वृद्धि करी। स्वाभाविक बात है कि जब तक हम सैनिकों की सेवाओं में, सैनिकों के पदों में वृद्धि नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना का अभ्यास करवाया, है ना, यह बात भी सही है। सैनिक अभियानों को गुप्त रखा, बिल्कुल सही है। वह हमेशा कभी नहीं कहता था कि आज हम वहां जाएंगे, नो नेवर। क्या ये बात अच्छी बात क्लियर? वह केवल एक दिन पहले बताया करता था कि भैया कल हमें जो है वो वहां पर हमला करना है। इसीलिए बलबन जो है सल्तनत काल का एक अच्छे राजाओं में शुमार है। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न देखो। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखाने को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया? रातीबी, गैर रातीबी, वर्तराज और कुमाश, योमिना, सालाना, केवल ए बी, बी सी, ए सी। अनुत्तरित प्रश्न कल ही बताया था मैंने। बताओ भाई, कल बताया था नहीं बताया? कारखानों के दो प्रकार बताए थे, एक प्रकार था रातीबी और दूसरा प्रकार था गैर रातीबी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब होगा रातीबी और गैर रातीबी। केवीएस पीजीटी भर्ती परीक्षा 2018 और पीजीटी भर्ती परीक्षा 2010 का सवाल है यह, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। फिरोज तुगलक एक ऐसा राजा था जिसने ख्वाजा अबुल हसन को कारखानों का महानिदेशक नियुक्त किया था। तो ये लाइन भी अगर आप लिखना चाहें तो याद रखना कि इसने अबुल हसन को कारखानों का महानिदेशक बनाया था। क्लियर हो गई? चलो साहब, राजस्व संबंधी शब्दावलियां हैं और सूची 2 के साथ सुमेलित करिएगा। पट्टा, कबूलियत, तस्कीस, तहसील, स्वकार्यता पत्र, असल संग्रह, गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र, राजस्व का आंकलन। 1 2 3 4 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 2 1 2 4 1 और 3 अनुत्तरित प्रश्न हैं। बताओ, एक बहुत अच्छा सवाल है, कृपया इस बारे में थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। यहां पर 3 रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है ना? मैं इसको दोबारा कर दे रहा हूं, 3 1 4 2। ठीक है, अब ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है सर, याद रखिएगा यही सही जवाब होगा। पट्टा जो है वह गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व का मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र होता है। कबूलियत एक स्वीकार्यता पत्र है। तस्कीस जो है वह राजस्व का आंकलन है, और तहसील जो है वह असल संग्रह होता है। क्या ये बात क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर मुल्तानी व्यापारी और शाह महाजन बहुत ही धनी हो गए थे? मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराज अफीफ, याहिया बिन अहमद सर हिंदी। अनुत्तरित प्रश्न है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम कहते हैं ना, एक विद्यार्थी ने मुझसे कमेंट करके कहा था, मुझे आज भी याद है कि सर आप ये जो कथन लिखवाते हैं कि याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने यह कहा, जियाउद्दीन बर्नी ने यह कहा, अमीर खुसरो ने यह कहा, ये क्यों लिखवाते हो? भैया वो इसलिए लिखवाया जाता है, एनवीएस पीजीटी भर्ती परीक्षा 2013 का सवाल है यह। अब आप बताइए, फिर इसका मतलब क्या हमारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल नहीं आ सकते? सर याद रखना यह कथन जियाउद्दीन बर्नी का है। सामान्य तौर पर ज्यादातर कथन सल्तनत काल में हमें जो है वह किसके मिलेंगे? जियाउद्दीन बर्नी के ही मिलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? जियाउद्दीन बर्नी जो है वह दिल्ली के व्यापारियों और महाजनों का उल्लेख करते हुए कहता है कि मुल्तानी जो लोग हैं वह दिल्ली के व्यापारियों और स्वाहा अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण दिया करते थे, और इतने धनी हो गए कि केवल उनके घरों में ही सोने चांदी पाया जाता था। देखो क्या होता था, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को इक्ता प्रदान किया गया, इक्ता से जो राजस्व प्राप्त होगा
वह राजस्व ही उसका क्या होगा, वेतन होगा। अब राजस्व जो है या तो 3 महीने में प्राप्त होगा या 6 में होगा या 12 में होगा, तब तक इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसों की तो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो यह जिसे इक्ता दिया गया है, यह धनी व्यक्ति के पास जाता, कहता कि मैं आपको मेरा इक्ता दे रहा हूं और इस इक्ता के बदले मुझे आप क्या दे दीजिए, धन दे दीजिए, यानी कि मुझे ऋण दे दीजिए। अब ऋण दे दिया तो यह इक्ता का पत्र जो है वह धनी व्यापारी के पास चल गया, और इस इक्ता से जितना राजस्व प्राप्त हो रहा है वह राजस्व किसे जाएगा, धनी व्यापारियों के पास जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? तभी तो जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि इक्ताओं के बदले ऋण देकर के दिल्ली के व्यापारी, शाह मुल्तान के व्यापारी इतने धनी हो गए कि इनके घरों में ही केवल और केवल सोना चांदी पाए जाते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही तो है कि जब भी आप इतिहास पढ़ें तो उस इतिहास को एनालिटिकल व्यू के साथ पढ़िए। मुझे लगता है कि इतिहास में जितने भी ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं उनमें केवल अपना ही कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट करवाया जाता है और टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन हल करवाया जाता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? प्रश्न देखिए, भारत में सही दोहरा गुंबद जो है इसका पहला उपयोग निम्नलिखित में से किस इमारत में प्रमाणीकृत हुआ है? बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, शेर शाह का मकबरा। अनुत्तरित प्रश्न है। भारत में सही दोहरा गुंबद का पहला उपयोग जो है वह हमें कहां पर देखने को मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि हमारे भारत में जो सिकंदर लोदी है, इस सिकंदर लोदी ने द्विगुंबद की प्रणाली को विकसित किया। अब ये द्विगुंबद की प्रणाली क्या होती है? इस तरह से गुंबद के ऊपर गुंबद बनाया जाता है। तो भाई साहब यही व्यक्ति हो गया जी जनक। हाँ, वेरी गुड मीनाक्षी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है? कल ही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, बताइए पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? धरती का स्वर्ग कहा है, बहुत गजब का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, भूलिएगा मत। देखो, आपने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा ना? मैं अपने विद्यार्थियों को जानकारी सारी देता हूं सर, है ना? जानकारी देने में भले ही देरी हो जाती है। देखो, अमीर खुसरो 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा में जन्म हुआ। तृतीय हिंद नायक क्या कहा गया है? हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि, कवियों का राजकुमार, निजामुद्दीन औलिया ने तुर्कुल्लाह का। मूल नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन है। अमीर खुसरो की कुछ विशेषताएं हैं कि यह लेखक था, कवि था, सूफी संत था। इन्हें मंगोलों ने बंदी बनाया। इनके अनुसार शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ। सितार का आविष्कार, कव्वाली के संस्थापक, भारतीय ब्राह्मणों को यशस्वी जितना विद्वान बताया। 8 सुल्तानों के समकालीन। फारसी कविता का जो है वह भारतीयकरण किया। भारत को धरती का स्वर्ग कहा। जमींदार शब्द का प्रयोग किया। जलालुद्दीन के समय पुस्तकालय के अध्यक्ष रहे। कथन में देश प्रेम अहम है। मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक। फारसी की नई शैली विकसित की जिसे सबक ए हिंदी कहा जाता था। तो याद रखना, धरती का स्वर्ग किसे ने कहा था? याद रखना, अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, तो बड़ी गजब का विचार है यह, बहुत शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए यह रहा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजनाओं की जानकारी मिलती है? तारीख फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, फुतवात फिरोज शाही, उपरोक्त में से कोई नहीं, और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। फिरोज तुगलक जो है उसके नहर निर्माण की जानकारी हमें तारीख फिरोज शाही से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तारीख फिरोज शाही से मिलती है। तारीख फिरोज शाही जो है यह शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है यह? तो यह बात याद रखना, यह शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है और यह 90 मकतबों या मुकद्दमाओं यानी कि अध्यायों में लिखी गई है। इसके कितने अध्याय हैं? तो याद रखना 90 मुकदमे देखने को मिलते हैं, मुकदमाओं। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें? याद रखिएगा, मुकदमाओं कहा जाता है। इनमें है मुकदमे का मतलब यहाँ पर जो है वह क्या होता है? अध्याय होती है। तो शम्स सिराज अफीफ ने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो नहर निर्माण किया गया है इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? मिर्जा हैदर, हसन निजामी, ख्वांदा अमीर, रुस्तम अली। अनुत्तरित प्रश्न है। हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की।
बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, याद रखना यह प्रश्न मूल रूप से ख्वांदा मीर के लिए आता है और यह प्रश्न मुगल काल का है, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? मजनू लैला, सरीन ए खुसरो, नूहा सिफल, मुक्तब उल लुबाब अनुत्तरित प्रश्न है। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। कल मैंने आपको एक किताब बताई थी अमीर खुसरो की, जो 5 भागों में लिखित है ना, कहा था ना। ये खमसाए पंचगंज, इनका ही एक भाग है लैला मजनू। और ये मुक्तब उल लुबाब जो है, यह किताब अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह मूल रूप से हसीम खफी खान की रचना है। ये किसने लिखी है? हाशिम खाफी खान ने लिखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था? अलबरूनी, हसन निजामी, मिनाजुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी अनुत्तरित प्रश्न है। संस्कृत भाषा का बेहद ही अच्छा ज्ञाता था। कौन था संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञाता? सर याद रखना, अलबरूनी। अलबरूनी जो है भारत में पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसकी रचना तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद है, लिखिएगा। ये जो अतिरिक्त जानकारियां लिखवा रहा हूं ना, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पुराणों का अध्ययन, हालांकि अलबरूनी के संदर्भ में जब हमने पढ़ा था गजनवी के बारे में, तो अलबरूनी के बारे में पढ़ा था और वहां पर पूरी जानकारी लिखाई थी। अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम। इसकी बुक कौन सी है? किताब उल हिंद। और इसे ही क्या कहा जाता है? दैट इज तहकीक ए हिंद कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त, तहकीक ए हिंद इसे ही कहा जाता है। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। 1017 ईस्वी में यह जब गजनवी खीवा को जीत लेता है, तो अलबरूनी को युद्ध बंदी के रूप में प्राप्त करता है। चलिए कभी बाद में चर्चा करेंगे। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? रायकरण, खिजर खान, देवल रानी, अलाउद्दीन खिलजी अनुत्तरित प्रश्न है। माफी चाहूंगा सर, याद रखना यह खिजर खान के आदेश पर लिखी थी। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? फिरोज शाह बहमनी का मकबरा बीजापुर, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गुलबर्गा, चांद मीनार दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर अनुत्तरित प्रश्न है। कौन सा विकल्प जो है वह सही रहेगा? देखिए, अटाला मस्जिद जौनपुर सही रहेगा, फिरोज शाह का मकबरा गुलबर्गा में है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में है, चांद मीनार जो है ना, यह आपके दौलताबाद में है। ये कहां पर है जी? दौलताबाद में। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में अमीर ए हाजिब अधोलिखित में से किसका पदाधिकारी था? कृषि का विकास करना, राज परिवार की देखभाल करना, दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना और इसके वैभव को बनाए रखना, न्याय विभाग और धार्मिक मामलों की देखभाल करना और अनुत्तरित प्रश्न है। अमीर ए हाजिब जो है यह मूल रूप से किसका जो है वह कार्य करता था? तो आपने सल्तनत काल के प्रशासन को पढ़ा, हमने बहुत डिटेल में विस्तार से चर्चा करी थी। दरबार के नियमों को कार्यान्वित करना और इसके वैभव को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वह इसी के पास थी। इसके अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति सुल्तान तक नहीं जा सकता था और ना ही इसकी अनुमति के बिना वह उसे किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र दे सकता था। क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न देखिए, मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमाश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ, एक रफली एक आइडिया लग जाता है इससे आपको। सर यह अल्तमाश के शासनकाल में बना था। अगला, इक्तादारों की आय के आंकलन के एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति जो है वह किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक अनुत्तरित प्रश्न है।
ऐसे प्रश्न हल करने से क्या होता है ना, आप सभी प्यारे साथियों को एक अनुमान लग जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या, कि आखिरकार किस तरह के प्रश्न जो हैं वह पूछे जाएंगे। सर याद रखना, यह बलबन के द्वारा नियुक्ति की गई थी। तो ये थे सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, विशेष तौर पर जो आप सभी प्यारे साथियों के साथ साझा किए गए। कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा। यह क्लास यूट्यूब पर भी जाएगी, तो उन सभी प्यारे साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, अगर आप इतिहास विषय से फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, पीजीटी स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ आदि पढ़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिएगा हमारा ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करते हुए आपका प्रेम और स्नेह हमें बरसाए। मेरे प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी दे दूं कि 24 अक्टूबर 17 से लेकर 24 अक्टूबर तक इतिहास के सभी कोर्सेज पर 8 दिवसीय एक महा ऑफर चल रहा है, जिसमें 51% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लाइव बैच भी यहां पर उपलब्ध है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, लाइव बैच। सर ये लाइव बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है। इसके अंतर्गत फर्स्ट पेपर जीके का जो कंप्लीट इतिहास होता है वह आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। लाइव बैच फ्रॉम जयपुर स्टूडियो से इतिहास और कला संस्कृति 280 + 30 यानी कि 310 नंबर का यह कोर्स आपके लिए उपलब्ध होने वाला है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच है, आरपीएससी का रिकॉर्डेड बैच है, टॉपिक स्पेशल बैच है। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और करिए इतिहास की सफलता को सुनिश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं नए अध्याय के साथ। कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगला कौन सा अध्याय आप पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।